नमस्कार, न्यूज 24 के खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुकेश रंजन। दिल्ली में हूं, दिल्ली वालों के साथ हूं। दिल्ली वालों से पूछूंगा उनको कैसी दिल्ली चाहिए। हमारे साथ होंगे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। मनीष ने अभी बजट पेश किया है, बहुत तारीफ हो रही है बजट की, लेकिन एक एक कर पूछेंगे, घोषणाएं अच्छी हैं, एग्जीक्यूशन कैसे होगा, वर्ल्ड सिटी कैसे बनेगा। ये भी एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स करके आए हैं नरेंद्र मोदी की तरह। दिल्ली की जनता को उम्मीदें हैं इनसे पूरी होंगी कि नहीं। लेकिन एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, सच्ची कहानी है। पहली बार 22 साल पहले दिल्ली आया था। ट्रेन दिल्ली की तरफ पहुंच रही थी, खिड़की से झांक कर देख रहा था, गंदे नाले, झुग्गी झोपड़ी। साथ चल रहे एक राहगीर ने कहा, हमसफर ने कहा, चकाचौंध में मत फंसना, दिल्ली की एक तस्वीर यह भी है। तब से लेकर आज तक दिल्ली में हूं, दिल्ली को देखता आया हूं। दिल्ली तब से बदली बहुत है, लेकिन क्या और भी बदलेगी? क्योंकि बदलाव की राजनीति का दावा करते हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी करती है, आम आदमी पार्टी करती है। 5 साल केजरीवाल नारा दिया था, अब सत्ता में आ गए हैं प्रचंड बहुमत के साथ। तो दिल्ली वालों के साथ दिल्ली की बात करने हम हाजिर हैं। मनीष जी, बहुत अच्छा बजट दिया आपने, खूब तारीफ हुई अखबारों में, और नहीं मिलनी चाहिए, कभी कभी नेताओं को नहीं मिलती है, मिलनी चाहिए। 106%, पहले शिक्षा से शुरू कर लेते हैं। एडमिशन सीजन है, स्कूल में कॉलेजों में एडमिशन हो रहा है, आपने 106% बढ़ा दिया। बजट था वो, उससे क्या समस्या खत्म हो गई है? जैसे स्कूल से शुरू कर लेते हैं। आपने कहा था, मेरे पास आपके मैनिफेस्टो की कॉपी है, आप लोगों के पास कॉपी काफी होती है, आप लोग बहुत तैयारी के साथ आते हैं। थोड़ी तैयारी मैंने भी कर लिया। मेरे पास भी है, बजट की कॉपी है। मेरे पास मैनिफेस्टो की कॉपी कि 500 स्कूल खोलेंगे, मतलब हर साल 100 स्कूल खोलेंगे। 5 महीने के आसपास हो गए हैं, कितना स्कूल खोल लिया आप लोगों ने? देखिए, आपने 2-3 सवाल पूछ लिए एक सवाल के बहाने जी। तो पहली बात तो यह है कि 106% शिक्षा का बजट बढ़ाना, ये गारंटी नहीं है कि समस्या खत्म हो गई, पर इस बात की गारंटी है कि अब हम सही दिशा में चल रहे हैं। मैं हमेशा जब बजट बनाने से पहले सोचता था, अपना ही घर है, घर में रंग रोगन भी होना है, चौखट के दरवाजे भी ढीले पड़े हैं, वो भी बदलवाने हैं, बच्चों को घूमने का शौक है, वो भी पूरा करना है, पिताजी बीमार हैं, वो भी पूरा करना है, साथ साथ में बच्चों को भी पढ़ाना है। अब हम फालतू में पैसे खर्च करते रहें और दिखावे के लिए पैसे खर्च करते रहें। मुझे लगा पहले शिक्षा पे पैसे खर्च करो। पैसे तो लिमिटेड हैं, तो सही दिशा में चल पड़े हैं और सही काम होना शुरू होगा। 1 साल में कुछ काम होगा, कुछ 2 में होगा, कुछ 5 में होगा, पर अभी डायरेक्शन सही हुई है। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। दूसरा, आपने पूछा 100 स्कूल कैसे खोले, ये आपका मैथमेटिक्स है। हमारा दावा है कि हम कम से कम 500 स्कूल 5 साल में खोलेंगे, और आज आपने बजट में भी पढ़ा होगा, सिर्फ 4 महीने हुए हैं अभी, 236 स्कूल पे काम शुरू हो चुका है। स्कूल खुलने का मतलब है बिल्डिंग बनेगी, टीचर्स का अपॉइंटमेंट होगा, उन सब की योजना इसमें बजट में है। 500 स्कूल की जो बात आपने की है, मतलब 500 स्कूल 5 साल के बाद उसमें बच्चे पढ़ रहे होंगे? बिल्कुल बच्चे पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपके मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें तो आपने कहा भाई 100 स्कूल 1 साल में, तो इसका मतलब, मैंने सिंपल जोड़ दिया। मैं इसीलिए उसी जोड़ गुणा के हिसाब से अगर देखें तो हर तीसरे दिन एक स्कूल खुल जाना चाहिए था। फिर आप कहेंगे भाई 3 दिन हो गए, एक स्कूल कहाँ है? फिर 6 दिन हो गए, दूसरा स्कूल कहाँ है? 10 दिन हो गए जी, 3 स्कूल हो जाने चाहिए थे। तो वो मैथमेटिक्स नहीं, इसलिए 5 महीने के बाद पूछा मैं। इसीलिए मैंने 3 दिन पे नहीं पूछा। 5 महीने में आपके सामने प्रपोजल है, उसमें पूरा डिटेल है, किस तरह से 25 स्कूल की तैयारी कहां तक है, 20 की कहां तक है, 83 की कहां तक है, 70 की कहां तक है, किस तरह से 236 स्कूल की तैयारी किस स्तर पे है, वो सारा मैंने बताया आपके सामने। अब ये बताइए, एक बहुत समस्या है लोगों के सामने, अभी प्राइवेट स्कूल में भी एडमिशन हो रहे हैं, सरकारी स्कूलों में भी एडमिशन हो रहे हैं, आपके पास भी बहुत पैरवी आती होगी? बहुत आते हैं, सुबह सुबह हमारे पास भी आती है कि कहीं किसी से कह दीजिए करवा। बिल्कुल आते हैं, आपके पास तो आते हैं कि कहीं किसी को कह दीजिए जी, मेरे पास तो आते हैं आप तो शिक्षा मंत्री हैं, आप तो करवा ही दीजिए। तो आपको मालूम है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं जाना चाहते, आपका बड़ा जोर था कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होगी, और ऐसी पढ़ाई होगी कि कंपीट करेगी वो प्राइवेट स्कूल के साथ। आपको लगता है कि प्राइवेट स्कूल बहुत मनमानी करते हैं? बहुत ज्यादा। देखिए, एक तो जब मैं सरकारी स्कूलों की बात करूं तो सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है वो हम दूर कर रहे हैं,
और पहले साल से 50 स्कूलों में काम कर रहे हैं ताकि 50 स्कूलों में लोगों का कॉन्फिडेंस बन जाए कि साहब ये लीजिए, अब सरकारी स्कूलों में भी एडमिशन करवा सकते हैं और उसी कॉन्फिडेंस के साथ करा सकते हैं जैसे आप धीरे धीरे 1000 स्कूल की तरफ चले जाएंगे हम, और जो नए 500 खुलेंगे उन पर भी वही स्थिति रखेंगे। प्राइवेट स्कूल कुछ बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। जिस समय सरकारी स्कूलों में शिक्षा नीचे आई, प्राइवेट स्कूलों ने उसको संभाला, क्रेडिट देना चाहिए, और कुछ ने बहुत सुंदर काम किया। लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल और कॉलेज एक कमाई का धंधा बन गए। शिक्षा कमाई का धंधा नहीं है, शिक्षा देश की बुनियाद खड़ा करने का काम है। इसको धंधा मत बनाइए, मेरी शिकायत सिर्फ इतनी है। हम तो प्राइवेट वालों को भी बुला रहे हैं, स्कूल को, कॉलेज। हमने कहा जो प्राइवेट कॉलेज हायर एजुकेशन में हमने लोन देने की बात कही है वो इसीलिए कही है क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस की फीस ज्यादा है, हम सपोर्ट करेंगे बच्चों को जहां पढ़ेंगे। लेकिन मेन चीज ये है कि एजुकेशन धंधा नहीं है। प्रॉफिट मत कमाइए एजुकेशन से, ये देश को खड़ा करने का काम है। देश को खड़ा करने के लिए नॉन प्रॉफिट, और इंडिया में दिल्ली में तमाम स्कूल जितने भी प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं चैरिटी से चलते हैं, ट्रस्ट से चलते हैं, तो ट्रस्ट में प्रॉफिट नहीं होता है। नहीं, आपने क्या ये बता दिया है जो उनके मालिकान हैं, जो चलाते हैं, कि भाई ये धंधा नहीं है? बिल्कुल बता दिया है। जब आपको लगता है वो मान लेंगे? नहीं मान, बहुत दिन से, जब से सुना है कैपिटेशन फी इतना लगता है, नहीं यहाँ पे मुश्किल होती है। नहीं मान रहे, इसीलिए हम कानून लेके आ रहे हैं। इसीलिए जो दिल्ली शिक्षा कानून है 1973 का बना हुआ, पहली बात तो वो बहुत पुराना हो गया, उसको और नया लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल तुरंत के लिए हम उसमें संशोधन कर रहे हैं और उसका ड्राफ्ट प्रपोजल हमने वेबसाइट पे डाला है। अपनी जनता के सुझाव भी मांगे हैं, काफी सुझाव आ रहे हैं कि कैसे एक स्कूल अगर मनमाने तरीके से फीस बढ़ाए, अगर वो मनमाने तरीके से एडमिशन के दौरान कैपिटेशन फीस ले या गड़बड़ी करे, उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे सारी की सारी चीजों को ट्रांसपेरेंट किया जाए, इसके लिए हम कानून लेके आ रहे हैं। एक डेटरेंट ये हो सकता है कि कुछ प्यूनिटिव एक्शन हो, उनको लगे कि ऐसा करने पे वो दिक्कत में फंस जाएंगे। क्या ऐसा होने वाला है? बिल्कुल, हमारा जो प्रपोजल है वो यही है। अभी क्या है सुकेश जी कि एक प्राइवेट स्कूल अगर कुछ गलत करे तो उसके ऊपर हमारे पास, विभाग के पास में लार्जली यही पावर है कि हम उसकी मान्यता रद्द कर दें। मान्यता रद्द करने का मतलब है वो 1500 बच्चे जो वहां पढ़ते हैं, 100-150 का स्टाफ, टीचर्स कहां जाएंगे? तो मान्यता रद्द करना बहुत एक्सट्रीम एक्शन है। उसके पहले भी कुछ एक्शंस होने चाहिए। वो डायरेक्टर, वो मैनेजमेंट कमेटी के लोग जो पैसा खा रहे हैं, अगर वहां पैसा खाया जा रहा है, उनके खिलाफ कुछ एक्शन होना चाहिए। वो चीज हम लेके आ रहे हैं अपने इसमें नए कानून में जो लेके आ रहे हैं। वाले हमारे साथ है कोई, मुझे लगता है हर घर में ये परेशानी होती है कि कोई पूछना चाहे दिल्ली के स्कूल से मुतल्लिक। मेरे घर में भी ये परेशानी है, मेरा बेटा भी एक नहीं, आप तो जवाब देंगे, आप पूछने के लिए नहीं, आप जवाब देंगे उसमें। कोई स्कूल के मामले में पूछना चाहता हूँ जी, आप पूछिए। मेरा प्रश्न आपसे मनीष जी ये है कि क्या क्वालिटी एजुकेशन दिल्ली वालों को मिलेगी? दूसरी बात यह है कि जब पहली बार आप शिक्षा मंत्री आए थे तो आपने आरक्षण की बात की थी, क्या वैसा कुछ आरक्षण इस बार आप लाएंगे? और तीसरी बात यह है कि क्वालिटी एजुकेशन आएगी तो क्या आपके बच्चे सरकारी स्कूल में आ जाएगी, आपके फैमिली के बच्चे? बिल्कुल, मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि सरकारी स्कूल की क्वालिटी ऐसी करनी है ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस बन सके कि मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा सकूं, और उसी दिन मैं सफल होऊंगा। मैं उसी की दिशा में काम कर रहा हूँ। है बिल्कुल, सरकारी स्कूल को यहीं तक कहना है कि आप शिक्षा मंत्री हैं, अगले 5 साल में आपके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे, ऐसी स्थिति होने वाली है? ऐसी स्थिति में लाना चाहता हूं और उसी दिशा में काम कर रहा हूं। इसलिए मैंने कहा कि पहले 50 स्कूल और धीरे धीरे 1000 और जो नए 500 बनाएंगे, उनको ऐसा क्लास, उनके अंदर क्वालिटी एजुकेशन ऐसा करेंगे कि वहां हर आदमी कॉन्फिडेंस के साथ अपने बच्चों को पढ़ा सके और बिना फोर्स किए पढ़ा सके। अभी लोग कहते हैं जी कानून बना दीजिए, सरकारी लोग अपने बच्चों को वहां पढ़ा लें। कानून बनाना आसान है, लेकिन जब तक आप वहां की एजुकेशन की स्थिति नहीं सुधारोगे, मैं कैसे किसी ऑफिसर को कहूं, कैसे अगर यहाँ कोई सरकारी कर्मचारी हो, मैं कैसे उसको कहूं अपने बच्चे को वहां डालो? जब वहां एजुकेशन में ठीक देने लगूंगा, उसके बाद कहूंगा अब आपको वहां पढ़ाना पड़ेगा। ये बार बार एक तर्क दिया जाता है कि ये ITI खोल दो, ऐसे पॉलिटेक्निक में पढ़ लो, तो क्या हम कैसा देश बनाना चाहते हैं? हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं और देश हम बनाना चाहते हैं ITI में पढ़ लो, पॉलिटेक्निक में पढ़ लो। क्या हम कैसा भारत निर्माण करना चाहते हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज एक बच्चा +2 करके निकल रहा है, उसको नौकरी चाहिए, उसके परिवार की स्थिति नहीं है, या उसको हायर एजुकेशन के लिए उसके पास फीस देने के लिए पैसा नहीं है, तो जो हायर एजुकेशन करना चाहता है, रिसर्च में जाना चाहता है, हायर एंड तक जाना चाहता है, उसके लिए 10 लाख तक का लोन सरकार दे रही है सबसे पहले। उसके बाद अगर आपको तुरंत कुछ चाहिए, आप स्किल एजुकेशन कर लीजिए, लेकिन फर्दर लर्निंग के आपके ऑप्शंस, वो रोज रास्ता बंद है। ITI जैसी पढ़ाई के बाद, पॉलिटेक्निक जैसी पढ़ाई के बाद
रास्ते बंद हैं, उन रास्तों को खोलने के आप आज से 5 साल बाद 10 साल बाद भी चाहें तो डिग्री करके हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। वो रास्ते बंद हैं, मैं उनको खोल रहा हूं। एक दूसरे विषय पे आता हूं। बहुत सारे युवा बैठे हैं यहाँ, और युवाओं को जैसे मोदी ने वो झुंझुना दिखाया, पकड़ाया, वैसे आप लोगों ने भी वाईफाई 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 ऐसा कर दिया कि सारे युवा उनको छोड़ के लगता है आपकी तरफ चले आए। तो कुछ सही में कुछ होगा। 50 करोड़ की राशि रखी है आपने, मैंने देखा बजट। आप देख लीजिएगा इस साल के अंत तक हमारा, फिर वही कह रहा हूं क्योंकि वो मैंने से सब वाईफाई चाहते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस साल के अंत तक आपको दिल्ली के तमाम गांवों में और तमाम कॉलेजेस में वाईफाई फ्री मिलने लगेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। पूरी दिल्ली वाईफाई हो जाएगी 5 साल में। 5 साल पक्की बात है ये? पक्की बात। चलिए क्योंकि ये मैनिफेस्टो हमने 5 साल के लिए बनाया था और ये बजट हमने 1 साल के लिए दिया है। जी बिल्कुल मालूम है। बजट एक विजन डॉक्यूमेंट होता है, मुझे मालूम है। हाँ। जिससे दिशा पता लगती है कि किस दिशा में सरकार जाएगी। सरकार इस दिशा में चल पड़ी है। 1 साल में सरकार इस दिशा में चल पड़ी है। पहले चरण में हमने कहा है, हम गाँवों में, और बजट में भी लिखा है कि गाँवों में और हम दिल्ली के सारे कॉलेजेस में वाईफाई कर देंगे, फ्री वाईफाई कर देंगे। उसके बाद धीरे धीरे और आगे बढ़ाएंगे। चलिए, एक ब्रेक का वक्त हो गया मनीष जी। अभी महिला सुरक्षा पे बात करूंगा, कुछ और बात करूंगा, कुछ राजनीति की बात भी करूंगा कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन क्या लड़ते हुए ही सरकार चलेगी या लड़ाई कम करने का, बंद करने का कुछ फैसला लिया है आप लोगों ने? एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद फिर से बात करेंगे मनीष सिसोदिया से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मनीष सिसोदिया से। मनीष, एक बड़ा सवाल जो है वो महिला सुरक्षा को लेकर है, जो आपके एजेंडे में बहुत ऊपर था। बार बार महिलाओं के साथ जब ज्यादती होती है तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां आ जाती हैं, उसमें आपकी पार्टी भी है कि नहीं, इनकी सुरक्षा होनी चाहिए। उस पर भी आपने कुछ बजट में अपने प्रावधान किया है, सीसीटीवी कैमरा लगेंगे बसों में। और लेकिन जो शुरुआत में जो परिकल्पना थी कि जो भी सड़क हो, मतलब पब्लिक प्लेस हो, तमाम जगह कैमरे लगाए जाएंगे, ये पहले भी कहा गया था कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अभी जो आपने किया है ये यहीं तक महदूद है कि सही में इसकी कोई विस्तृत योजना है कि नहीं? हर जगह कैमरा, आप सर्वेलेंस में हैं। सुकेश, ये सारी जगह हो ही जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि कॉलेजेस में हो रहा है, स्कूल्स में लग रहे हैं, क्लासरूम्स में लग रहे हैं सीसीटीवी कैमरा, बसेस में लग रहे हैं। ये सब जो सीसीटीवी कैमरा की बात की, धीरे धीरे मार्केट्स में लगेंगे। एमएलए फंड से भी अब सीसीटीवी कैमरे लगने शुरू हो गए हैं। अलग अलग एमएलए मार्केट्स में लगा रहे हैं, जहां मार्केट्स में व्यापारी। तो ये सब धीरे धीरे इंटीग्रेटेड होकर आप देखिएगा कि धीरे धीरे अगले 2-3-4 साल में पूरी दिल्ली में सारी मेन जगहों पर कैमरे लग चुके होंगे। महिला सुरक्षा की जहां तक आप बात कर रहे हैं, वो एजेंडे का सवाल नहीं है, किसी पार्टी के एजेंडे में हो या ना हो, ये तो दिल्ली की जरूरत है। किसी भी सोसाइटी में जहां आप रहते हैं वहां महिलाओं को सुरक्षित, तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी महिलाओं के अंदर होना बहुत जरूरी है, वरना तो समाज टूट जा रहा है। हमारे साथ महिलाएं भी हैं कुछ। आप सिक्योर फील करती हैं? आज के दिन में तो मैं दिल्ली में सिक्योर बिल्कुल भी फील नहीं करती हूँ, लेकिन मैं उसमें सिर्फ सीसीटीवी कैमरा लगाने से क्या आपको लगता है महिलाओं को सिक्योरिटी मिल जाएगी? सीसीटीवी कैमरा लगाने से या बसेज में मार्शल खड़े कर देने से ही महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी और हम आराम से सोएं, ऐसा ना हमारा कोई मतलब समझ है। लेकिन कदम है, एक कदम वहां से उठाया जाएगा, एक कदम मार्शल से उठेगा। एजुकेशन में सेंसिटाइज करना, एजुकेशन के पूरे पाठ्यक्रम को चेंज करना कि ताकि वहां एक बच्चा, अब आप जो कह रही हैं आप कि घर में मार पिटाई हो रही है, घर में शोषण हो रहा है, वो सिर्फ पढ़े लिखे ये अनपढ़ लोगों में हो रहा है या पढ़े लिखे घरों में भी हो रहा है? तो अगर एक व्यक्ति 20 साल एजुकेशन को दे रहा है और 20 साल बाद भी उसके घर में महिला का शोषण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 20 साल की एजुकेशन तो बेकार चली गई ना। जब 4 साल का वो आया था, 2 साल का बच्चा, तब शोषण नहीं जानता था, पर 22 साल का 24 साल का जब निकल रहा है तो शोषण जान रहा है। तो इसका मतलब 20 साल हमने वेस्ट कर दिए। आप बुनियादी बदलाव की तो वहां से भी जरूरत पे बहस कर रहे हैं, वो धीरे धीरे होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन फौरी राहत जो होती है में सारा कुछ चीजें एजुकेशन से आएंगी, कुछ सीसीटीवी से होगा, कुछ मार्शल से होगा, कुछ विलेज, कुछ कानून बदलने से होंगे। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी है। बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे 2 विषयों पे, दोनों महत्वपूर्ण हैं, एक स्वास्थ्य, दूसरा ट्रांसपोर्ट। दोनों पे भी बड़े वादे किए हैं, एक दिशा भी दिखाई है। कैसे करेंगे ये पूछेंगे मनीष सिसोदिया से। मनीष, पहले हेल्थ पे बात कर लें। ये भी स्कूल की तरह हेल्थ सेक्टर जो है वो भी, मतलब वो खुद ही बीमार है। वो आपके पास पैसे हैं तो आप इलाज करा सकते हैं, पैसे नहीं है तो नहीं करा सकते। बिल्कुल ठीक बात है। और ये जितने हॉस्पिटल हैं
मैं आम आदमी की भाषा में अगर बात करूं, सबको सरकार ने लैंड दिया है, सबकी मदद की है, फैसिलिटेट किया है, लेकिन गरीब आदमी उसमें इलाज नहीं करा सकता है। क्या ये सरकार ये भरोसा दिला सकती है कि गरीब आदमी भी वहां जाके इलाज करा सकता है? कम से कम वो कोटा जिसका उसने भरोसा दिया था, हाँ। वो उनको करना पड़ेगा। अभी तक प्राइवेट अस्पताल जिनको सरकार ने जमीन दी है, वहां एक कोटा है। उस कोटे के तहत अगर आपको बेड लेना है, वहां इलाज कराना है, तो आपको मंत्री की चिट्ठी लिखवानी पड़ती थी। अब मैं भी मंत्री हूं, मैं हमेशा यहाँ उपलब्ध नहीं होता हूँ। कोई आदमी मुझे कहाँ ढूंढेगा, क्या तरीका है चिट्ठी लिखने का, उसका कुछ नहीं है। जिसकी सिफारिश लग गई। तो इसलिए सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया कि अगर आप प्राइवेट अस्पतालों में गरीब कोटे के तहत एडमिशन ले रहे हैं, तो आप ऑनलाइन हैं। कितने बेड खाली हैं आपको हॉस्पिटल मना नहीं कर सकता। सारी चीजें ट्रांसपेरेंट कर दी, ऑनलाइन कर दी। तो पहले भी था मनीष? नहीं, पहले ऑनलाइन नहीं था। नहीं, ऑनलाइन नहीं था, लेकिन कागज पे तो ये चीजें थी नहीं, कि आपको इलाज करना है। नहीं, इलाज करना है, लेकिन मान लीजिए यहाँ से किसी को जाना हो, अभी किसी हॉस्पिटल में कितने बेड पड़े हैं, ये जाएंगे, वो कहेंगे बेड नहीं है। ये मंत्री का लेटर लेके जाएंगे, 2 दिन के लिए बेड मिल जाएगा, फिर कहेंगे बेड नहीं है। तो वो सिस्टम ही ठीक नहीं है। वो सिस्टम यह है कि ये चेक कर ले, इनको मान लीजिए इंटरनेट नहीं आता, इनके पास नहीं है, किसी से पूछ ले, उससे पता कर लें फलाने अस्पताल में बेड है कि नहीं है, वहां चले जाएं। इससे तो ये सिस्टम ठीक हो जाएगा। दूसरा, इस बार हमने हेल्थ का बजट 1.5 गुना कर दिया है। जैसे शिक्षा का 2 गुना किया, हेल्थ का भी हमने 1.5 गुना किया। ये भी अपने आप में एक रिमार्केबल फिगर है, और इसको हम मैक्सिमम इसका सरकारी अस्पतालों को ठीक करने पे होगा। वहां जो प्रॉब्लम्स हैं, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, डॉक्टर्स की फैसिलिटी, डॉक्टर्स की संख्या से लेके मशीनें, ये सारी चीजें वहां हम करने वाले हैं, और इस पैसे से वही होगा। सरकारी स्कूलों की हालत वहां से सुधरेगी, सरकारी अस्पतालों की हालत हेल्थ से सुधरेगी। मेरे घर के पास काफी सरकारी अस्पताल हैं, जैसे आपका शादरा में पड़ता है, एक आपका कड़कड़डुमा पे पड़ता है, एक आपका त्रिलोकपुरी के पास पड़ता है। हम जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं डॉक्टर अच्छे हैं, नहीं हैं। हम लोअर बॉटम पे जाके देखते हैं कभी उन चीजों को, दवाइयां अवेलेबल नहीं होती हैं, डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं होता है, या फिर डॉक्टर्स वहां की जगह अपना खुद रिकमेंडेशन कर रहे हैं। तो क्या हम इसके रिगार्डिंग कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जिनके बेसिस पे नॉर्मल आदमी या आम जनता कह सके हाँ, जो हमने वोट दिया था वो ठीक आदमी को दिया था या नहीं? बिल्कुल ले रहे हैं। दवाइयों के खरीदने का तरीका बदल रहे हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के प्रति अकाउंटेबिलिटी बढ़ा रहे हैं कि डॉक्टर्स अगर इस तरह से करते हैं, जो डॉक्टर ऐसा करेगा उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी, और ये हमारा पक्का कमिटमेंट है। मनीष, एक केंद्र सरकार ने अभी सोचा है, अभी किया तो नहीं है, बहुत दिन से ये कहा जा रहा है कि ये नेक्सस है कि आप ये दवा लिखो, फला कंपनी की दवा लिखो, वो महंगी मिलती है, जेनेरिक मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं होता। अब वो आपके डोमेन में नहीं आता शायद, लेकिन वहां ये सोचा जा रहा है कि कैपिटल लेटर्स में लिखा होगा सॉल्ट। बिल्कुल। तो कुछ ऐसा क्या करने की जरूरत है आपको भी, जो आपके अंडर आते हैं हॉस्पिटल्स, वहां पे आप चूंकि डिप्टी सीएम हैं, तो उस नाते से भी आप कह सकते हैं ये होगा। बिल्कुल, ये सारे नेक्सस खत्म होगा, ये सारे आइडियाज हैं। इसीलिए मैंने कहा कि दवाई खरीदने का तरीका भी बदला है। कौन सी दवाई खरीदी जाती है, वो कुछ आप ठीक कह रहे हैं, नेक्सस काम करता रहता है, तो दवाई खरीदने का तरीका भी बदल रहे हैं। और साथ साथ डॉक्टर्स का ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी डॉक्टर्स भी दुखी हैं कई जगह। वो सिक्योरिटी का इशू उठा, अभी तो डॉक्टर्स इसलिए भी दुखी थे, अभी हड़ताल हुई कि साहब हमको पानी नहीं मिला हॉस्पिटल में। बात ठीक है उनकी, सरकार के विभागों को हमने खूब बैठा के खरी खोटी सुनाई कि यार ये कैसे हो गया, हॉस्पिटल में डॉक्टर मांग कर रहे हैं, पानी नहीं है। उनको भी फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन उनकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी। उनको सुरक्षा भी नहीं है। हम सुरक्षा पे आ जाते हैं तो हम कि आप अपनी तरफ से कह देंगे कि भाई ये तो हम नहीं कर सकते, ये तो दिल्ली पुलिस करेगी। हमने बिल्कुल नहीं कहा, हमने होमगार्ड लगा दिए। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग ये है कि एक डॉक्टर, इस वाली इंसिडेंट में एक डॉक्टर साहब थे, उनके पास कोई मरीज, उनके पास 4 पुलिस वाले एक किसी को पकड़ के लेके आए उसकी मेडिकल रिपोर्ट के लिए। वो आदमी डॉक्टर को पीट के चला गया, पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। हमने ये नहीं कहा जी हम क्या करें, हमने कहा ठीक है हम अपने होमगार्ड लगा देते हैं। 500 होमगार्ड लगा दिया हॉस्पिटल्स में। हम ये बहाने नहीं मारेंगे कि साहब हम क्या करें, पुलिस हमारे पास नहीं जी, जो हमारे पास है उसको तो पूरा लगाएंगे, उसके बाद भी नहीं होगा तो देखेंगे क्या तो करते हैं ना। आप सेंट्रल स्टेट रिलेशन की भी बात कर ले जरा, कि जो आपका संबंध है बड़ा कर ले जरा, कि जो आपका संबंध है बड़ा मधुर संबंध है क्या? नहीं, हम भ्रष्टाचार रोक रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जितनी कोशिश हो सकती है वो की जा रही है। एसीबी आपके अंडर में नहीं आती, सर्विसेज ट्रांसफर पोस्टिंग आपके अंडर में नहीं आता। संविधान को वो ध्यान नहीं रख रहे कि संविधान में ये सब कहीं नहीं लिखा हुआ, संविधान में जो लिखा हुआ है हम उसको मान रहे हैं। पर हमने भ्रष्टाचार कम करना शुरू किया, वो उन्होंने उसमें टांग अड़ाना शुरू कर दिया। हमने ईमानदार अधिकारियों, आप भ्रष्टाचार कम करते हैं, उनके पेट में दर्द होता है। बिल्कुल दर्द होता है, तभी तो टांग अड़ा। सबके सब भ्रष्टाचारी है, सबके सब आप स्टेटमेंट मत लीजिए, लेकिन बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार, क्यों दर्द हो रहा है फिर?
अगर दिल्ली सरकार एसीबी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कम कर पा रही है तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों वो परेशान हो रहे हैं इस चीज को लेके? क्यों उन्होंने एक ऐसे ऑफिसर को बिठाया, एसीबी का हेड बनाने की कोशिश की, जिसके ऊपर खुद आरोप लगे हुए हैं? एसीबी के तो हेड हैं वो। कौन है? मीना, आप नहीं मानते? हमने ऑर्डर कैंसिल कर ये दिया। कैसे चलेगा मनीष? आप जिस अजीबोगरीब स्टेट के डिप्टी सीएम हैं, जहां गरीब नहीं है, देश की राजधानी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन आपके पास जो पावर्स हैं वो लिमिटेड हैं। आपको एक सामंजस्य बिठाना पड़ेगा और इसको लेकर आप काम लाख कर लें, घोषणाएं सामंजस्य भी बिठाना पड़ेगा। काम सामंजस्य से होगा और वो आप में है नहीं। वो आप लोग, आपके बारे में सबसे बड़ा आरोप लगता है आपकी पार्टी की। अब थोड़ा टफ टॉक भी कर लें। नहीं, आप टफ कीजिए, खूब टफ कीजिए। आपसे उम्मीद की जा रही थी कि बहुत काम करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। आपने आते आते आप कन्फ्रंटेशनिस्ट मोड में रहते हैं हमेशा, आपकी पार्टी। जैसे आप सत्ता में नहीं आए हैं, अभी भी आप विपक्ष में ही हैं। क्यों ऐसा? हम अधिकारों के लिए लड़ते हैं। जो अधिकार हमारे पास में है उसके लिए हम उसको जी जान से लोगों, आप बजट देख लीजिए, हमने कोई ऐसी चीज नहीं रोकी। लेकिन इसके बाद संविधान कहता है पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर को छोड़ के बाकी सारी चीजें दिल्ली सरकार के पास होंगी। अब ये ट्रांसफर पोस्टिंग कह रहे हैं नहीं जी ये तो हमारे पास होगी, कह रहे हैं करप्शन रोकने की पावर तो हमारे पास होगी, ये एसीबी तो हमारे पास होगी। कहां लिखा हुआ संविधान में? जो 3 चीजें लिखी हुई हैं उनके अलावा चौथी पांचवी चीजें कहां से आ गई? तो ये जबरदस्ती पिछले 15-20 साल से, 17 साल से किसी ने नहीं टोका तो हमारी क्या प्रॉब्लम है? हम तो टोकेंगे साहब, हम तो उसके लिए लड़ेंगे। जो अधिकार दिल्ली के लोगों का है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार का जो अधिकार है, हम तो उसके लिए लड़ेंगे। एक दिक्कत मनीष ये आ रही है कि जो भी मतलब आपके शब्दों में टांग अड़ाता है आपके काम में ना, आप समझते हो कि वो रोकने की कोशिश कर रहा है आपको। तो रोकने ऐसा क्यों है? फिर क्या कर रहे हैं? ऐसा क्यों है? एसीबी में ज्वाइंट कमिश्नर का कोई पद नहीं है। अब वहां एक ज्वाइंट कमिश्नर के पद की नियुक्ति का आदेश दे दिया गया। क्यों? हमने दिल्ली पुलिस के एक सिपाही को 10,000 रुपए रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा एसीबी ने। उसको बचाने के लिए पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस सीनियर लॉयर्स के साथ में कोर्ट पहुंच गई। तो ये टांग अड़ाना नहीं है तो और क्या है? इसको कोई और मुहावरा ले लीजिए। टांग अड़ाना अच्छा नहीं लगता तो कुछ और अड़ाना लगा दीजिए। अड़ा तो रहे हैं, वो अड़ाते रहेंगे आप, ऐसे ही चलेगा। तो उधर से तो अड़ाया जा रहा है। नहीं, एक ही मामला नहीं है ना एसीबी का। हाँ, चीफ सेक्रेटरी का मामला हुआ, उसमें भी आप लड़ गए। आपने ताला लगवा दिया। आप कौन सी सरकार चला रहे हैं मनीष कि आप ताला लगा देते हैं? हम तो देखो ये सरकार चला रहे हैं, हम ये काम करना चाहते हैं। इसमें अगर कोई बाधा डालेगा तो हम उससे लड़ेंगे। इसमें ताला लगाना कहाँ लिखा है? इसमें बाधा डालने वाले से हमको जो मर्जी हो उसको करेंगे हम। अपने आईएएस अफसर के कमरे में आप ताला लगा देंगे नहीं, और आप उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ कई बार एबरेशंस हो जाती है, आप वो मानने को तैयार नहीं है कि गलत हो रहा है। नहीं है, ये तो सीधी सीधी बात है कि दिल्ली के लोगों ने एक सरकार चुनी है, बहुत भरोसा करके चुनी है और वो एक काम का एजेंडा लेके चल रही है, उस पर काम कर रही है। उसमें कोई टांग अड़ाएगा तो हम उससे लड़ेंगे, चाहे कोई भी हो। पिछले कुछ दिनों में लगातार आप मिल भी रहे हैं, राजनाथ सिंह से कई बार मुलाकात। वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ क्या वो कहते हैं ना, गुड सेंस हैज प्रिवेल्ड, कि कुछ अच्छा ऐसा आया है कि नहीं भाई ये बना के चलो नहीं तो दिक्कत होगी, कुछ ऐसा आया? नहीं, राजनाथ सिंह जी से मिलते हैं तो लगता है सब ठीक हो जाएगा। फिर थोड़े दिन बाद पता चलता है अरे वो तो एसीबी में मीना साहब कह रहे हैं मुझे एफआईआर का रजिस्टर दीजिए। तो अभी समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, पर हम इसीलिए कोर्ट में भी गया हुआ है मसला, देखते हैं अब क्या होता है। मनीष, एक बड़ी समस्या अभी आई थी, दिल्ली में कूड़ा था। अब इतना कूड़ा तो कभी नहीं देखा हम लोगों ने। अब दिल्ली का इतना कूड़ा हो जाए, आप कहेंगे एमसीडी वाले कहेंगे ये हमको पैसे नहीं देते। भाई दिल्ली की जनता को दिल्ली साफ चाहिए, बिल्कुल साफ चाहिए। तो ये हो पाएगा? इसीलिए फिलहाल लगता है टल गया है। देखो कब फिर शुरू होने वाला फिर से ये नगर निगम को पिछले साल की तुलना में, पिछले साल अप्रैल मई जून में जितना पैसा मिला था उससे 49% ज्यादा, 1.5 गुना पैसा ज्यादा दे चुके हैं हम। 1.5 गुना पैसा दे चुके हैं नगर निगम को। लेकिन उसके बावजूद हम बार बार कह रहे हैं कि साहब बीजेपी वालों, अगर आपसे नगर निगम नहीं चल रहा तो छोड़ दो, हम सरकार से चला लेंगे नगर निगम को। लेकिन ये रायता मत फैलाओ जगह जगह, ये कूड़ा फैला देते हो। आपसे नहीं चल रहा तो छोड़ दो ना, बोलो नहीं चल रही जी। हम उनको पैसा देते हैं, वो कहीं स्विमिंग पूल पे खर्च कर देते हैं। हम उनको पैसा देते हैं, वो कहीं कुछ और काम में खर्च कर देते हैं, वो पार्षद फंड पे खर्च कर देते हैं। पहले लोगों की तनख्वाह तो दो, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह का पैसा डाइवर्ट कर देते हैं। तो हमारा तो साफ कहना है, अगर नहीं चल रहा हो तो बता दो, हम चला लेंगे। नहीं तो कोई इस पे कॉन्सेंसस बनता दिखा? आपने एमसीडी के लोगों से भी बात की होगी, अरविंद ने भी बात की थी कर्मचारियों से। आगे दिल्ली इतनी गंदी नहीं दिखेगी। कर्मचारी की दिल्ली राजधानी है, आप खुद ही कह रहे हैं। देखो नगर निगम के कर्मचारी की तो साहब सीधी सी मांग है, वो कोई चांद तारे तो मांग नहीं रहा। वो तो कह रहा है जी मेरी तनख्वाह देते रहो। अब आप उस पैसा, और दिल्ली सरकार पैसा दे रही है, उस पैसे को अगर कहीं स्विमिंग पूल में ले जाते हो, कहीं पार्षद फंड में अपने हिसाब से खर्च करने के लिए ले जाते हो, तो ये तो फिर नगर निगम के जो नेता हैं उनके विजन की कमी है। अब हम क्या करें उसमें?
हम तो पैसा ही दे सकते थे। लड़ लीजिए। हाँ लड़ेंगे, कॉर्पोरेशन वाला चुनाव मुझे लगता है तो कि लड़ेंगे पार्टी अच्छा बनाई है। अच्छा मुद्दा है, जीत भी सकते हैं आप। जीतेंगे बिल्कुल। बीजेपी से जब नगर निगम नहीं चल रहा तो हम ही चलाएंगे, दिल्ली सरकार को भी चला के दिखाएंगे। शिकायतें होंगी लोगों की, और भी सवाल करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम आखिरी पड़ाव में हैं। अब कुछ राजनीतिक सवाल मनीष सिसोदिया से। मनीष, आपकी पार्टी का जन्म जो है वो लोकपाल के मुद्दे पे हुआ था। उस समय एजिटेशन में थे आप लोग, पॉलिटिकल पार्टी बनी नहीं थी। पॉलिटिकल पार्टी बनी इसलिए कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, लोकपाल चाहिए। अब लोग कह रहे हैं कि लोकपाल दरअसल आपके लिए इंस्ट्रूमेंट था, उसके जरिए आपको सत्ता में आना था। कई बार लगता है कि सच कहते होंगे, क्योंकि आपके मैनिफेस्टो में पहला जो मुद्दा है वो लोकपाल का है। मैं ठीक कह रहा हूं? तो क्या हुआ लोकपाल को लेकर? लोकपाल आएगा? ठंडे बस्ते में है आजकल? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो जो पहला मुद्दा था जिसपे आपने सरकार छोड़ दी कि ये हमें भ्रष्टाचार कम नहीं वो करने अभी भी देंगे। हमारा पहला मुद्दा ही है और उसकी लड़ाई चल रही है, इसी की लड़ाई चल रही है। क्योंकि जब हम करप्शन से लड़ते हैं तो आप कहते हो आप लड़ते रहते हो। हम लोकपाल ला रहे हैं, अभी कब ला रहे हैं बता दीजिए। इसी सेशन में ले आएंगे, अभी अगले एक आध महीने के अंदर अंदर सेशन में ले आना चाहिए। अब आप तारीख पूछने लगेंगे तो गड़बड़ है। नहीं, देखो, तारीख सुनो, देखिए वो भी एक मिनट, आप लोग सुकेश भाई, टची है मनीष। नहीं टची नहीं है। सुनो, हाँ, शाम तक नहीं हो पाएगा, तारीख मत पूछिए। तारीख टेलीविजन चैनल पे नहीं, आपने टेलीविजन चैनल में काम किया मनीष, ऐसे तो पूछा जाएगा। जब आपके मैनिफेस्टो में पहला मुद्दा होगा लोकपाल, आपकी पार्टी पैदा होगी लोकपाल के मुद्दे पे, आप कहेंगे सरकार छोड़ेंगे लोकपाल के मुद्दे पे, और उसके बाद आप 5-6 महीने में लोकपाल की चर्चा नहीं करेंगे। बिल्कुल सवाल तो पूछे टेलीविजन चैनल पे तो यही कहेंगे साहब की विधानसभा की तारीख तो कैबिनेट में ही तय होगी, टेलीविजन चैनल पे तय नहीं होगी। पहली बात। हाँ, ठीक है, इस बात से सहमत हो कि कौन सी डेट को आएगा, कब आएगा, कौन सा विधानसभा, लोकसभा, कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ी बहुत जानकारी है। तो ये सब कैबिनेट में तय होगा। चैनल पे नहीं होता। वो पूछ रहे थे कि 4 महीने में क्या हुआ, आप भी वही पूछ रहे हो लोकपाल का क्या हुआ। सर जी, बिजली माफ हुई कि नहीं हुई आधी, पानी के बिल माफ हुए कि नहीं हुए। सर एक मिनट बिजली के हम संवाद करने के लिए, हम जिला करने के लिए, बिजली के दाम आधे हो गए, हमने पानी के दाम माफ कर दिए, हमने अनऑथराइज कॉलोनीज को ऑथराइज करने का ये सारी चीजें हो रही हैं शुरू, और इसी बीच में लोकपाल पे भी काम चल रहा है। लोकपाल भी आएगा, लोकपाल आएगा और निश्चित रूप से आएगा। जिस फॉर्म में आप लोकपाल लाना चाह रहे थे उसी में लेके आएंगे, उसी में लेके आएंगे। आपको लगता है कि केंद्र सरकार से टकराहट हो सकती है, टकराव हो सकता है, इसीलिए आप उसको फिलहाल उस पर हरी नहीं करना चाहते। जब लोग ये बात है क्या? हम टकरा रहे हैं तो आप कह रहे हो टकरा रहे हो? नहीं, मैं कह रहा हूँ इस बात की आशंका को लेकर लोकपाल के लिए आप पीछे हटते हैं क्या? लोकपाल के लिए कभी भी पीछे नहीं हट सकते, और चाहे किसी से भी टकराना पड़े। लोकपाल तो जनता ने हमें भेजा है चुन के, लोकपाल लेके आएंगे चाहे किसी से भी टकराना पड़े। तोमर के मुद्दे पे कहते हैं प्रशांत भूषण ने कहा था कि भाई ऐसे लोगों को टिकट मत दो। अब रेट्रोस्पेक्टिव में अगर आप सोचें तो आपको लगता है कि ये काम गलत हो गया? हमको जिस वक्त जो सही लगा हमने ईमानदारी से किया, हमने उसमें कोई बेईमानी नहीं की। तोमर वाले बाद में पोस्टमार्टम करके हो सकता है आपको लगे कि भाई वो गलत था, वो आपका नजरिया हो सकता है। नहीं, हमें भी हो सकता है, आपका नजरिया क्या? हमें भी हो सकता है 4 महीने बाद कोई चीज लगे कि यार उसको ऐसे हैंडल कर सकते थे। हमेशा रहता है, जब भी लुक बैक करते हैं तो बहुत सारी चीजों पे लगता है इसको ऐसे हो सकता था, उसको ऐसे हो सकता था। लेकिन इतना जरूर है कि उस वक्त जो किया पूरी ईमानदारी के साथ किया, और इंटेंशन एकदम सही थी। किसी को जबरदस्ती गलत मानते हुए बचाने की कोशिश नहीं थी। उस वक्त जो सही लग रहा था उस वक्त कर रहे थे। उसके बाद जिस दिन लगा कि हटाना चाहिए, उस दिन हटाने का काम ले लिया, हटाने का फैसला ले लिया। नहीं, हटाना तो मजबूरी में हो गया। जब वो पकड़ में ही आ गए, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो जब वो जेल गए तो हटाना तो था। लेकिन कभी आपको मनीष ईमानदारी से, अगर आप लोग तो ईमानदार राजनीतिक पार्टी हैं, तो ईमानदारी से ये कह सकते हैं कि हाँ ये फैसला गलत हो गया, पहले तो उनको टिकट नहीं देना था, कम से कम मंत्री बनाने का तो सवाल ही नहीं था। और उनको जो डिफेंड करते रहे, राघव बैठे हैं बहुत दिन तक डिफेंड करते रहे, उनको अंदर से मन नहीं होगा उनका कि डिफेंड करे, लेकिन करना पड़ा। ऐसा तो बहुत सारे फैसलों पे करते हैं, ऐसा तो बहुत सारे फैसलों पे लगता रहता है कि इस चीज को और अच्छे से हैंडल कर सकते थे। जैसे 49 डेज पे रिजाइन करना हुआ, तोमर वाले मसले पे हुआ, ऐसे तो बहुत सारे फैसले और आगे भी होंगे। हम जो कर रहे हैं ईमानदारी से कर रहे हैं, उस वक्त मन में बेईमानी नहीं होती, इतनी हमारी गारंटी है। चलिए मनीष, वक्त देने के लिए शुक्रिया। हमने कई मुद्दों पे बात की, पॉलिटिकल मुद्दों पे बात की, आपके बजट पे बात की, फिर कभी बात करेंगे आपसे, और ये कितना एग्जीक्यूट होता है इस पे भी नजर रहेगी, और उस पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।